नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द। किसी शब्द से संबंधित वे शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं जिनका उस विषय के संदर्भ में विशेष अर्थ होता है। नाटक के संदर्भ में सूत्रधार, नांदी, प्रस्तावना, आत्मगतम, अपवारित आदि पारिभाषिक शब्द हैं। सूत्रधार शब्द का अर्थ धागे को धारण करने वाला होता है, परंतु नाटक के संदर्भ में नाटक का संचालक होता है। नाटक के संचालक को ही सूत्रधार कहा जाता है। सूत्रधार का अर्थ है सूत्र अर्थात डोरी पकड़ने वाला। सूत्रम नाट्य सूत्रम धारयति इति सूत्रधारा। व्युत्पत्ति के अनुसार सूत्रधार नाटक के सभी साधनों की व्यवस्था करता है। यह रंगमंच का प्रबंध करता है, पात्रों को एकत्र कर उन्हें प्रशिक्षित भी करता है और रंगमंच का संचालन करता है, इसीलिए ये सूत्रधार कहा जाता है। पंचरात्रम के आरंभ में मंच पर सूत्रधार आता है और वह मंगलाचरणात्मक श्लोक पढ़कर बताता है कि कुरुराज दुर्योधन ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, जिसमें देश देशांतरों से राजागण सब परिवार आए हुए हैं। इस प्रकार से सूत्रधार उसको कहते हैं जैसे कि मूवीज़ आदि में एक डायरेक्टर बताता है, निर्देशन देने वाला बताता है कि कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ चलना है। उसी प्रकार से जो नाटक में होता है उसको निर्देशन देने वाला होता है, उसको सूत्रधार कहते हैं। नांदी पाठ। नांदी का अर्थ है देवस्तुति। नंदंती देवा अत्र अस्याम अनया वा। व्युत्पत्ति के अनुसार जिसमें या जिसके द्वारा देवता प्रसन्न किए जाते हैं उसे नांदी कहते हैं। नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए इसे आवश्यक माना जाता है। यह नांदी आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक इस रूप से 3 प्रकार की होती है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले या नाटक को या कोई किसी कार्य को या रूपक को प्रारंभ में जो इष्ट देव की प्रार्थना की जाती है, उस प्रार्थना किए जिस श्लोक में ये प्रार्थना की जाती है उसी श्लोक को नांदी कहते हैं। पंचरात्रम में भास के अन्य रूपकों के समान नांदी नहीं है। नांदी के पश्चात ही पंचरात्रम प्रारंभ होता है। अब है विदूषक। विदूषक एक मजाकिया पात्र होता है जो अपनी बातों से राजा व दर्शकों का मनोरंजन करता रहता है, परंतु यह एक गुणवान व्यक्ति होता है जो राजा के लिए मित्र के समान होता है और वह जाति का वो ब्राह्मण होता है। वो भोजन प्रिय भी होता है। लड्डू आदि वो बहुत शौक से खाया करता है और रंगमंच पर दर्शकों को आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे क्रियाकलाप करता रहता है ताकि दर्शक उस स्टेज से, रंगमंच से जुड़े रहें। पंचरात्रम वीर प्रधान रचना होने के कारण इसमें विदूषक पात्र को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। प्रस्तावना। प्रस्तावना उसको कहते हैं कि रूपक का वो प्रारंभिक भाग होता है या नाटक का वो प्रारंभिक भाग होता है जिसमें केवल सूत्रधार मंच पर आता है तथा बताता है कि जैसे पंचरात्रम में सूत्रधार मंच पर आता है तथा बताता है कि कुरुराज दुर्योधन ने एक विशाल यज्ञ प्रारंभ किया है जिसमें सभी राजागण आए हुए हैं। इसी स्थापना के पश्चात रूपक अर्थात नाटक प्रारंभ होता है, अर्थात वो रंगमंच पर आकर होने वाली कथा के विषय में केवल एक संदेश सा देता है। विष्कंभक में पात्र संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके पात्र मध्यम कोटि के होते हैं तथा उन संक्षिप्त कथा वस्तु को प्रस्तुत करते हैं जो भूतकाल या भविष्य काल से संबंधित रखती है, जैसे कि जो हो चुका है
और या जो होने वाला होता है उस कथा के वस्तु को वो प्रस्तुत करते हैं विष्कंभक। जैसे पंचरात्रम में प्रथम, द्वितीय व तृतीय 3 ब्राह्मण हैं जो कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं तथा भूतकाल में होने वाली हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन के यज्ञ की कथा को यज्ञ की जानकारी देते हैं। फिर है प्रवेशक। प्रवेशक और विष्कंभक दोनों एक उनमें समानताएं और असमानताएं भी होती हैं। प्रवेशक भी अतीत मतलब जो बीत चुकी हैं और या भावी जो होने वाली हैं उनका सूचक होता है। जैसे कि पंचरात्रम में ग्वाले इस बात की सूचना देते हैं कि राजा विराट की गायें अपहरण की जा रही हैं। इसके पात्र ग्वाले या गोप आदि होते हैं जो अधम कोटि के पात्र हैं। इनकी भाषा निम्न प्राकृत होती है। यह प्रथम व द्वितीय अंकों के मध्य में होते हैं। विष्कंभक और प्रवेशक में ये अंतर होता है कि विष्कंभक में भाषा संस्कृत होती है और प्रवेशक में भाषा निम्न प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है। विष्कंभक में मध्यम श्रेणी के पात्र होते हैं जबकि प्रवेशक में निम्न कोटि के पात्र होते हैं। विष्कंभक का प्रयोग प्रथम अंक के प्रारंभ में होता है और प्रवेशक का प्रयोग 2 अंकों के मध्य में होता है। लेकिन दोनों ही जो बातें बीत चुकी हैं और जो होने वाली हैं उनके विषय में बताते हैं। अब है भरत वाक्य है। नाटक के अंत में राजा व प्रजा के प्रति शुभ कामना व्यक्त करने के लिए भरत वाक्यम नामक श्लोक पढ़ा जाता है। यह नाटककार का शुभ संदेश होता है। जैसे कि पंचरात्रम के अंत में नाटककार भास में अपने आश्रयदाता राजसिंह की संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर शुभ राज्य करने के लिए कामना की है तथा प्रजा को प्रसन्न रहने की इच्छा व्यक्त की है। नांदी व भरत वाक्यम में दोनों में नाटककार की शुभ भावना ही होती है। नांदी नाटक के प्रारंभ में होती है और भरत वाक्य नाटक के अंत में होता है। नांदी में नाटककार अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है जिससे उसकी रचना बिना बाधा के पूर्ण हो, जबकि भरत वाक्य में राजा व प्रजा के प्रति शुभ कामनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। अब है जनांतिक व अपवारित। जनांतिक जो कथा वस्तु नियत श्राव्य होती है। नियत श्राव्य अर्थात निश्चित पात्रों को सुनाई देती है, सभी को नहीं देती, केवल निश्चित पात्रों को सुनाई देती है वो वाली कथा वस्तु। ये 2 प्रकार की होती है, एक जनांतिक और एक अपवारित। मतलब कथा वस्तु नियत श्राव्य होती है अर्थात निश्चित पात्रों को सुनाई देने वाली 2 प्रकार की कथा होती है, एक जनांतिक और एक अपवारित। जनांतिक वो होती है जब 2 पात्र परस्पर इस प्रकार बात करते हैं कि मंच पर स्थित अन्य पात्रों को यह बात सुनाई ना पड़े, लेकिन दर्शकों को वो सुनाई पड़े, वह जनांतिक होता है। और अपवारित जब एक पात्र दूसरे पात्र की ओर मुंह फेर कर गुप्त बात करता है तब अपवारित होता है। अपवारित में पात्र मुंह फेर कर अपनी गुप्त बात कहता है तथा जनांतिक के मुंह के पास हाथ रखकर एक पताका सी बनाकर बात करते हैं, उसको अपवारित कहा जाता है। तुम लोग मूवीज़ या सीरियल्स में देखते हो कि बुड़बुड़ाते हैं, एक पात्र दूसरे पात्र की तरफ देखकर थोड़ा सा बुदबुदाने की आवाज़ लगती है। वो हमको तो दर्शकों को तो वो बात सुनाई दे रही है, लेकिन जो वहाँ उस रंगमंच पर और हैं उनको वो बात नहीं सुनानी होती, इसलिए उसको जनांतिक कहा जाता है। अब है आत्मगतम व प्रकाशम। आत्मगतम, आत्म मतलब स्वगतम भी कहा जाता है। प्रकाशम मतलब उसको प्रकट रूप से भी कहा जाता है। कथा वस्तु 3 प्रकार की होती है। सर्वश्राव्य जो सभी को सुनाने के लिए होती है। नियत श्राव्य जो कुछ ही पात्रों को सुनाने वाली होती है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा जनांतिक और अपवारित। एक अश्राव्य होती है जो किसी भी पात्र को न सुनाने के लिए होती है। आत्मगतम का अर्थ होता है मन ही मन में या अपने मन में
वह अश्राव्य कथा वस्तु है जो रंगमंच के पात्रों को ना सुनाकर दर्शकों को सुनाई जाती है। और प्रकाशम मतलब सर्वश्राव्य कथा वस्तु होती है जो सभी को सुनाई जाती है। अब है नेपथ्य। नाटक में नेपथ्य शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। नाटक के पात्रों की वेशभूषा आदि बदलने का स्थान, या तीसरा मंच पर दिखने वाला पर्दा। पर्दे के पीछे के भाग को नेपथ्य कहते हैं। इसमें 2 कार्य होते हैं। पात्र अपनी वेशभूषा बदलते हैं व मंच पर आने को तैयार होते हैं। या दूसरी बात है कि कभी कभी किसी बात की संक्षिप्त रूप में सूचना दी जाती है जो पात्रों व दर्शकों को सुनाई जाती है। जैसे कि पंचरात्रम में द्वितीय अंक में नेपथ्य से सूचना दी जाती है कि गो अपहरण करने वाले कौरव हैं। अब रंगमंच पर, स्टेज पर कोई गायों का हरण करते हुए तो वो नहीं दिखाई दे सकते वो, क्योंकि गायों को स्टेज पर कैसे लाया जाए। मान लिया घोड़ों का वर्णन है तो स्टेज पर घोड़ों को नहीं लाया जा सकता, तो पीछे से ऐसा आवाज़ सुनाई दे जाती है गायों के चलने की, या मतलब गायों को अपहरण की, या कोई इस तरह से संकेत दे देता है गायों के अपहरण किया जा रहा है, या घोड़ों के चलने की आवाज़ सुनाई दे देते हैं, या आकाशवाणी हो जाती है। ये सब नेपथ्य से किया जाता है। अब है कंचुकीय। कंचुकीय राजा के अंतःपुर का सेवक होता है। यह जाति का ब्राह्मण व गुणवान बूढ़ा व्यक्ति होता है। अंतःपुर राजा व रानियों का निवास स्थान कहा जाता है। यह कंचुक या चोगा पहनता है, इसीलिए इसको कंचुकीय कहते हैं। इस प्रकार आपके नाटक या रूपक में प्रयुक्त होने वाले इन पारिभाषिक शब्दों का वर्णन किया गया। इनको समझने के बाद ही आपको नाटक समझना आसान हो जाएगा।